सेकंड एप्लीकेशन, to check the consistency of a given relation। मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन दी हुई है, उसकी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ से कैसे एग्जांपल लेता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कंसिस्टेंटी कैसे चेक करूंगा, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वही तरीका है, हर टर्म के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा एक में ये ले लेता हूँ, एक ये टर्म, एक ये टर्म। मैंने कहा था बीच में प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन वो टर्म होती है। v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L1 t माइनस, u का हो गया L1 t माइनस, at का हो गया L1 t माइनस। अब हर टर्म के डायमेंशन क्या है, सेम है, तो इसलिए ये रिलेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंट है। इसीलिए ये रिलेशन डायमेंशनली क्या है, कंसिस्टेंट है। यहीं से अगर एक और रिलेशन लूं, v इक्वल टू यू प्लस 380, सेम लाइन पे v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 t माइनस 1, u का भी L1 t माइनस 1, इसका भी L1 t माइनस 1। हाउ टू क्लियर है, हर टर्म के डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ऐसा इसलिए हो गया ना क्योंकि 3 एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। तो बेटा ये भी ठीक है डायमेंशनली, ये भी ठीक है, बट रियलिटी में कौन सी ठीक है, वो ये वाली ठीक है। मतलब अगर एक रिलेशन डायमेंशनली ठीक है तो वो, अगर एक रिलेशन डायमेंशनली ठीक है तो वो फिजिकली ठीक हो भी सकता है और नहीं भी, बट अगर फिजिकली ठीक है तो वो डायमेंशनली ठीक होगा ही होगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be physically correct, may or may not be physically correct, but a physically correct equation must be dimensionally correct। must be dimensionally correct। A physically correct equation must be dimensionally correct, but एक dimensionally correct equation physically correct हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये भी आपको डायरेक्टली पॉइंट पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये भी आ सकता है। और किसी भी रिलेशन की कंसिस्टेंसी डायमेंशनली चेक करनी हो तो एक ही तरीका है, आपको देखना है हर टर्म के डायमेंशन अगर सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, to find the dimensions of unknown। थर्ड एप्लीकेशन है, आपको अननोन के डायमेंशन बताने हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे सीधा कर रहा हूं डायरेक्टली, जैसे मान लो f दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी बाई एन। जैसे मैंने कह दिया f फोर्स है, x पोजीशन है, t टाइम है, n मास है, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। ए बी सी डी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और हमें फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी, ये हमें निकालना है। अगर हमें ए बी सी डी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालने हैं तो कैसे देखेंगे। जब ये रिलेशन दिया हुआ है तो मैं मान के चलूंगा कि ये करेक्ट है, अनटिल अनलेस पूछे ना कि ऑप्शन में ऐसा ना हो कि ये इनकरेक्ट।
अब बड़े ध्यान से देखना, अगर ये करेक्ट है तो f का डायमेंशन फॉर्मूला, a का डायमेंशन फॉर्मूला, b x का डायमेंशन फॉर्मूला, c t का डायमेंशन फॉर्मूला और d बाई m का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो a का क्या आ जाएगा, a का फोर्स वाला आएगा, दैट विल बी m1 l1 t minus 2। b का आएगा f बाई x, b का क्या आएगा f बाई x, x x कट जाएगा तो ये बचेगा m1 l0 t minus 2। c का आएगा f बाई t, f बाई t बाई टाइम होगा तो c का आ जाएगा m1 l1 t minus 3। d की बात करूं, d का क्या आएगा, d का आ सकता है f इंटू एम, f इंटू एम हो जाएगा उधर जाके तो m2 l1 t minus। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी का ही पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है ए बी बाई सी डी का बता दो तो ए बी बाई सी डी डिवाइड कर लो। ऐसे भी पूछ सकता है ए स्क्वायर बी बाई सी डी स्क्वायर का बता दो। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी का भी पूछने पहले आप इनका निकाल लो, फिर आपस में किसी भी टर्म का आप यहां से ये निकाल सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कौन सी एप्लीकेशन है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में कैसे करने हैं, क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे थर्ड एप्लीकेशन पे बेस और क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक टाइप का हो गया, ऐसे कई सारे टाइप है, एक दो टाइप और करा रहा हूं, फिर कुछ टाइप प्रैक्टिस के लिए दूंगा। देखते हैं जैसे y इज इक्वल टू a साइन w ओमेगा t माइनस के एक्स, ये दिया y, पता है y डिस्प्लेसमेंट x पोजीशन t टाइम, a ओमेगा एंड k आर कांस्टेंट जिनका मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मुझे नहीं पता ये कैसे हैं, तो मैं मान के चलूंगा ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब इनके डायमेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला y के इक्वल होगा, तो यहां से आ गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये इसको पहले ऐसे ना समझो, पहले यहां से समझो, ढंग से समझो। यहां से साइन के साथ हमेशा थीटा लगता है, साइन के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा, थीटा लगता है। अगर ये थीटा लगता है तो ओमेगा टी के डायमेंशन फॉर्मूला, के एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ओमेगा टी का, के एक्स का और थीटा का सेम होगा, तो यहां से ओमेगा का आ गया टी माइनस 1, के का आ गया एल माइनस 1। क्यों? क्योंकि थीटा का आपको पता है m0 l0 t0 होता है, तो यहां से ओमेगा का आ गया t माइनस 1, के का आ गया l माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? क्यों ऐसा हुआ? साइन कोस टेंजेंट कुछ भी उसके साथ हमेशा थीटा लगता है, थीटा के डायमेंशन नहीं होते। अब बेटा ये साइन थीटा जो है ये तो एक नंबर है -1 और 1 के बीच में, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे नंबर के, तो इसका मतलब a के डायमेंशन किसके वाले होंगे, y वाले। इसका मतलब a के डायमेंशन किसके वाले होंगे, y वाले। बोलो भाई, तो इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 होगा क्योंकि y पोजीशन है। अब पूछ लो ओमेगा बाई के का, किसी भी चीज का पूछ ले तो आप अकॉर्डिंगली ऐसे ही निकाल के देख सकते हो। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? इसी तरह से जैसे इससे लिंक करूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ये दिया हुआ आपको फाइंड है, आपको n बताना। अब एक चीज समझना बेटा, ये बात पक्की है जो x के डायमेंशन होंगे वही a के डायमेंशन होंगे, क्योंकि दोनों माइनस हो रही है ना टर्म्स, तो इसका मतलब x के और a के डायमेंशन सेम होने चाहिए, मतलब x के डायमेंशन और a के डायमेंशन सेम है। x पोजीशन मान लो तो L1 हो गया, x पोजीशन मान लो तो क्या हो गया, L1 हो गया। अब dx छोटा सा होगा, छोटे से का मतलब इसका L1 हो गया,
नीचे क्या है एक्स स्क्वायर L2 का रूट है L2, इसमें से माइनस होगा तो भी तो L2 बचेगा, L2 का रूट L बच गया। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म बची इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 0 आ गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका 0 वाला आ गया, तो इसका भी 0 होना चाहिए। इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि साइन इनवर्स तो एक नंबर में आएगा, साइन इनवर्स -1 एंगल बनता है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 डिग्री, तो वो एंगल का तो कोई नहीं होगा, तो एक ही पावर n बच गया। अब इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होने चाहिए, a के L1 थे, डायमेंशन नहीं होने चाहिए, तो n शुड भी 0। क्यों? क्योंकि अगर n 1 हो गया तो इधर वाले के L1 हो जाएंगे, पर इधर तो L0 है, तो दोनों साइड डायमेंशन तभी सेम हो सकते हैं जब ये वाली n कितना हो 0। तो इस तरह से आप n निकाल के देख सकते हो कि आपको दोनों साइड के डायमेंशन सेम करने हैं। अगला क्वेश्चन, P is equal to AT by B minus x स्क्वायर, ये P पावर है। आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। P पावर है, T टाइम है, X पोजीशन है, T टाइम है, X पोजीशन है, A B का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो अब बड़े ध्यान से देखते हैं, पहले तो x स्क्वायर और b आपस में माइनस हो रहे हैं, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला x स्क्वायर के इक्वल होगा, व्हिच कैन बी रिटन एज L2। b का डायमेंशनल फॉर्मूला x स्क्वायर के इक्वल होगा, जिसको मैं लिखूंगा L2। क्लियर है? नीचे x स्क्वायर बच गया, ऊपर 80 है। अब AT का डायमेंशनल फॉर्मूला x स्क्वायर के इक्वल होगा, तो जहां से a का जो आ गया वो आ गया p x स्क्वायर बाई टी के इक्वल आ गया। p पावर हो गई, p पावर क्या हो गई बेटा m1 L2 t माइनस 3 x2 का L2 t का t1, तो a का आ गया m1 L4 t माइनस 4। ये a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब आपसे a बाई बी का पूछा जा सकता है, किसी और टाइप का पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपस में टर्म्स माइनस हो रही है, इसलिए दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। दिस बाई दिस का डायमेंशन p के इक्वल होना चाहिए। हाँ बेटा क्लियर है? चलो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है p इज इक्वल टू अल्फा e की पावर माइनस बीटा t। यहां पर p प्रेशर है, p क्या है? प्रेशर है। हमें अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। तो ये e की पावर है तो ये डायमेंशन लेस होगी। बीटा t चाहे माइनस हो चाहे ना हो, बीटा t शुड बी डायमेंशन लेस। मतलब बीटा t का डायमेंशन m0 L0 t0 होगा, जहां से बीटा का डायमेंशन t माइनस 1 होगा। अब ये एक नंबर की पावर थी जो कि डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है, अगर ये टर्म डायमेंशन लेस है, अब ये नंबर की पावर, वो भी तो एक नंबर ही आएगा, वो भी डायमेंशन लेस होगा। पहली बात, द पावर ऑफ एवरी नंबर इज डायमेंशन लेस। पावर ऑफ एवरी नंबर इज डायमेंशन लेस, तो ये वाली चीज डायमेंशन लेस थी। अब बेटा जब इस नंबर की पावर डायमेंशन लेस है, ये e एक नंबर होता है 2.7182 जिसकी वैल्यू होती है, तो ये वाली पूरी टर्म भी डायमेंशन लेस आएगी। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल बच गया बेटा? p के। और p क्या है? प्रेशर है। प्रेशर का क्या था? m1 L-1 T-2। कौन सी एप्लीकेशन हो गई है? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन पे बेस इस टाइप के क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है खाली अल्फा बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, अल्फा बाय बीटा का पूछ सकता है, अल्फा इनटू बीटा का पूछ सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। जो भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। किसी नंबर की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होगा। जैसे log 2 होता है,
ये अलग केस बता रहा हूँ, जैसे log में कुछ भी आ जाए, जैसे log a प्लस bt आ जाए, तो बेटा a और bt के डायमेंशन सेम होंगे और डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि log एक नंबर का होता है, वो भी एक डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है? साइन कोस के साथ जो लगता है वो थीटा लगता है, वो भी कैसा होगा बेटा? डायमेंशन लेस होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। करें आगे अगली फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन, to find the dimensions of to derive the relation between the given quantities. To derive the relation between given quantities, आपको गिवन क्वांटिटीज में रिलेशन डिराइव करना है। जैसे मैंने कह दिया वेलोसिटी डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड रो। मैंने बोल दिया वेलोसिटी इलास्टिसिटी और रो पे डिपेंड करती है, तो आप एक की पावर ए बना लो, एक की पावर बी बना लो। ये मैं आपको डिटेल में बता दूं, फिर शॉर्टकट में बता दूंगा। तो जैसे कंबाइन करूंगा, वेलोसिटी डिपेंड ऑन ई की पावर ए, रो की पावर बी, ये भी मैंने अपनी साइड से माने। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, ई की पावर ए, रो की पावर बी। इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन हमें कुछ नहीं बताता, बाद में देखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-1 के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एज्यूमिंग दैट कि इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, डायमेंशन लेस है। ई इलास्टिसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, रो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। हर तक क्लियर? यहां से ये आ गया m0 L1 t-1, दिस इज इक्वल टू m टू द पावर a प्लस बी, l टू द पावर माइनस a माइनस 3b, t टू द पावर माइनस 2a। कंपेयर करता हूं, a प्लस बी शुड बी 0, माइनस a माइनस 3b शुड बी 1 एंड माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से a आ गया 1/2। a कितना आ गया बेटा? 1/2। अब बड़े ध्यान से देखना, a 1/2 आ गया तो b माइनस 1/2 आ गया। तो यहां से जो मेरे पास फॉर्मूला बन गया वो बन गया v इक्वल टू k e की पावर 1/2 रो की पावर माइनस 1/2। अभी आ गया v इज इक्वल टू k रूट e बाई रो। अपनी साइड से मैंने मान लिया k1 है, ये मैंने अपनी साइड से एज्यूम किया है k1 है, डायमेंशन हमें इस बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, ये मैंने गिवन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव कर दिया। अब पेपर में इतना बड़ा थोड़ी करूंगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो पेपर में इसको करने के लिए आप 4 ऑप्शन देख लो। मान लो आपको 4 में से लग रहा है सेकंड और थर्ड ठीक है, अगर सेकंड थर्ड जैसी ठीक लग रही है, दोनों में से एक है, तो आप सेकंड को उठाओ, इसका डायमेंशन पुट करो, इसका डायमेंशन पुट करो, रूट कर दो, वो किसके इक्वल आना चाहिए? v के। अगर आ रहा है तो वो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शंस आती हैं डायमेंशन में, नहीं किसी और क्वेश्चन, किसी और टाइप के क्वेश्चन में कि बी एंड सी आर करेक्ट, तो वो डायमेंशनली आपको चीजें चेक कर सकते हो। डायमेंशन की बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट सोल्व किए डायमेंशन से भी हो जाते हैं। देखेंगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आ गई फोर्थ एप्लीकेशन कैसे करनी है। इस पे बेस बहुत सारे रिलेशन कर सकता हूं, जैसे मैं कह दूं लैम्डा डिपेंड ऑन h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c। तो लैम्डा होता है h बाय mb, a1 b माइनस 1 c माइनस 1। g डिपेंड ऑन g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c। g होता है gm बाय r स्क्वायर, तो a1 b1 c माइनस 2। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन L की पावर A, टेंशन की पावर B, म्यू की पावर C। L लेंथ है, T टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है।
तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12√T/μ। जो जो फॉर्मूले आपने पढ़े आप सारे लगा के देख सकते हो। H डिपेंड ऑन m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c। बोर मॉडल ऑफ एटम में mvr = nh/2 पाई, तो a b c तीनों बना जाएंगे। क्वेश्चन में a + b + c भी पूछ सकता है, a/b - c पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको a b c निकालना है, उसके बाद करना है। और डायमेंशनली आप ऐसे ही चीजें चेक भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? फिफ्थ एप्लीकेशन वो भी इसी टाइप से है, इसी पे बेस है। देखते हैं, कर दो इसको आप। ये मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट से समझा रहा हूं। देखो क्या होता है, एक मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट होता है। आपने पढ़ा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनको छोड़कर बाकी डिराइव होती है। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, एक एंगल, एक सॉलिड एंगल। वो हम ऑलरेडी डायमेंशन में देख चुके हैं कि उनको सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके यूनिट तो होते हैं बट डायमेंशन फॉर्मूला 0 होता है। वो एक स्पेशल टाइप है, इसलिए ऐसा होता है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट अभी तक जैसे हम करते आ रहे हैं, उसमें हमने मास लिया, लेंथ लिया और टाइम। इसमें एक तो ये तीनों आपस में रिलेटेड नहीं है। आपस में रिलेटेड का मतलब क्या है? मैं खाली लेंथ और टाइम से मास डिराइव नहीं कर सकता, खाली मास और टाइम से लेंथ डिराइव नहीं कर सकता, कोई और चीज चाहिए होगी। इस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट बोलते हैं। क्या वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल का सेट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता ये देखना। क्यों? वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम, मतलब इनको आपस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फिर वो फंडामेंटल का सेट नहीं है। फंडामेंटल के सेट के लिए आपस में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकना चाहिए। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड लेंथ, ये फंडामेंटल है क्या? नहीं है। नहीं है। आपको पता है एक्सेलरेशन इज v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो भी आपस में रिलेट हो गई। ये हो सकता है फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी हो सकता है। क्यों? फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी बाय टाइम, तो बर मास एक्स्ट्रा बच गया ना। मतलब मैं खाली इसको इन दो की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे मास चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड तो हैं, बट किसी एक क्वांटिटी को बाकी 2 की टर्म में ओनली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम, ये है कि नहीं है? नहीं है, बिकॉज आपको पता है फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो आपस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम किसको फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट मान सकते हैं और किसको फंडामेंटल का सेट नहीं मान सकते। उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपस में लिंक होनी चाहिए। अब अगर कोई कह दे कि मेरे को कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर मैं मास की पावर a, लेंथ की b, टाइम की c कर लूं, ठीक है, और इसको 0 के इक्वल रख दूं, डायमेंशन लेस है, और ए बी सी की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए 0 को छोड़कर ए बी सी की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो ये डायमेंशनल में मतलब ये फिर फंडामेंटल का सेट नहीं है। अगर कोई 0 के अलावा कोई और वैल्यू ना आए, कुछ भी वैल्यू रख के देखूं 1 2 3 करके, ए बी सी करके, कुछ भी करके देखूं, तो फंडामेंटल का सेट नहीं है। अगर आ जाए 0 ही आए तो फंडामेंटल का सेट है, और 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो फंडामेंटल का सेट नहीं है। क्लियर है? अब फिफ्थ एप्लीकेशन इसी पे बेस है, जैसे एक क्वेश्चन से करा रहा हूं, करेक्ट है, बिल्कुल फोर्थ एप्लीकेशन की तरह है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V, ये बेटा नीट में 1-2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। टाइम T कैन बी रिप्रेजेंटेड एज the fundamental quantities then
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो मास था, पहले मास करा देता हूं फिर कर लेते हैं। अब मुझे मास का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, मास डिपेंड ऑन फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी, जैसे पीछे किया। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l0 t0, फोर्स का हो गया m1l1 t-2, वेलोसिटी का हो गया l1 t-1, टाइम का हो गया t1। हर का क्लियर है? तो कंपेयर करूंगा, यहां से आ गया m1l0 t0, ये हो गया m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a माइनस b प्लस c। कंपेयर करते ही a बना गया। अगला है a प्लस b 0, a प्लस b 0, a 1 है तो b -1 आ गया। उससे अगला है -2a माइनस b प्लस c 0, कंपेयर किया ना। अब a की जगह 1, b की जगह -1, a की जगह 1, b की जगह -1, तो c भी बना गया। हाँ बेटा क्लियर है? तो यहां से जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया f की पावर 1, v की पावर -1 और t की पावर c की जगह। तो यहां से मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया f1 t1 v-1। दिस इज द आंसर। ये तब है जब फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट आपको कोई और दिया हुआ हो। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको करूं तो बहुत आसान है, मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दूं वेलोसिटी बाय टाइम। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है देख लेते हैं। व्हाट इज मास? फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी मींस f1 t1। हाँ जी क्लियर है? नीट में आता है क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है? अब बिल्कुल सेम लाइन पर ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं करूं, ऐसा ही क्वेश्चन मैं करूं, बस मास की जगह सरफेस टेंशन लिख दूं। अगर मुझे सरफेस टेंशन का निकालना है ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल सेम लाइन पे डिराइव करूंगा, या इसका शॉर्टकट बना लेते हैं। What is the formula of surface tension? Force by length. This is force by length. What is length? Length is velocity into time. Length is velocity into time. तो surface tension का आ गया F1 V-1 T-1। These are the 5 applications of dimensional analysis. Next is limitation of dimensional analysis. कर दो बेटा इसको। Limitations of dimensional analysis. Next is limitations of dimensional analysis. ठीक है? अब बड़े ध्यान से डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन। फर्स्ट, it does not give any information about the constant of proportionality. It does not give any information about the constant of proportionality. अभी जैसे पीछे किया था, जो constant of proportionality हटाते हैं उसकी वैल्यू अपनी साइड से माननी पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए क्या पहली लिमिटेशन। दूसरा, a dimensionally correct equation
मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। हो भी सकती है और नहीं भी। थर्ड, मल्टी टर्म्स रिलेशन कैन नॉट बी डिराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या मतलब है? मैं इस रिलेशन को चेक कर सकता हूं बट मैं इस रिलेशन को डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकता। समझ आ रही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहां 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं डिराइव नहीं कर सकता, चेक कर सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल सेम लाइन पे, तो साइन थीटा थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं, डिराइव कैसे करूंगा? लोगरिथमिक, क्योंकि लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होते। एक्सपोनेंशियल रिलेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। लिख लेना आगे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब जैसे हम 11th में पढ़ते हैं तो ए बी सी 3 पावर ली टाइम डिपेंड ऑन एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अब मैं अभी तक जो टर्म कर रहा हूं मास लेंथ टाइम वाली बात करी थी हमने, उसमें हम 3 इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। मतलब अगर एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे तो मैं उसका रिलेशन डिराइव नहीं कर सकता, बट ये स्टेटमेंट गलत होती है। अगर मेरे पास जैसे मान लो थर्मो में के साथ आ जाए तो ए बी सी डी 4 तक कर सकता हूं, क्योंकि 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन को मैं सोल्व कर सकता हूं। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हम डायमेंशन में क्या क्या लिमिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। हम कौन कौन सी रिलेशंस को नहीं डिराइव कर सकते, कौन कौन से को कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको घर से एक बेटा ये मस्ट है, HC वर्मा एक बुक आती है, इसके सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने हैं। वो इसलिए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छी होती है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 10-15 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। उसमें फायदा ये है क्योंकि एक्चुअली इस बार नीट और एम्स मर्ज है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे जाएगा, और पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे जाएगा तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन। अगर 8 से 10 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं तो HCV के अगर आप ऑब्जेक्टिव लेवल वाले क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं नीट के पिछले 10 साल के। वो इसलिए क्योंकि नीट के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर को ही ट्रेंड बना के थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कई बार तो सेम ही आ जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ साथ करने हैं जेई मेंस के चैप्टर वाइज। इसमें सिर्फ 2018, 19 और 20 के। उसका रीजन ये है जेई मेन भी एनटीए कंडक्ट करा रही है, नीट भी एनटीए कंडक्ट करा रही है, क्वेश्चन बैंक सेम होगा, तो होपफुली चांस है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीटिशन के आ जाएंगे। 2018 में ऑफलाइन पेपर था, एक ही पेपर हुआ था, तो आप इसको चेक कर सकते हो। 2019 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक बार जनवरी वाले में, एक बार अप्रैल में। हर बार 4-4 शिफ्ट थी, हर बार 4-4 दिन पेपर था 2-2 शिफ्ट के अंदर। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 पेपर ये मिलेंगे, 16 और 1 17। इस बार 3-3 शिफ्ट में था, तो 3 दूनी 6, अभी 3 बार हुआ, 3 दूनी 6, 17 और 6 23। ये 23 पेपर आपके पास इसके हैं, 10-12 पेपर आप इसके कर सकते हो। 35 पेपर चैप्टर वाइज अगर आपको मिल जाए, इनमें जो ये वाले क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर, ये HCV। और तीसरा, आपके पास कोई बुक हो, मैं प्रेफर MTG करता हूं, गलतियां कम है, DC पांडे, MTG, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एटलीस्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको डायमेंशन पे बेस प्रैक्टिस करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस, दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, HCV की प्रैक्टिस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। HCV के कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 हैं, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव